हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क नहीं आसान भाग 2। सड़कों पर सन्नाटा था, पर वीरांशु के दिमाग में तूफान चल रहा था। कार की रफ्तार उसके दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। जैसे ही वह सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, वह दौड़ते हुए सीधे आईसीयू की तरफ भागा। वह डॉक्टर खड़े थे। वीरांशु ने हाँफते हुए पूछा, डॉक्टर विवियन, मेरा भाई कहाँ है? उसने क्या कहा? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने वीरांशु को थोड़ा साइड में ले जाकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, विवियन को होश आ गया है, पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। वह फिर से बेहोश हो गया है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने जो कहा वह आपको सुनना चाहिए। डॉक्टर ने रिकॉर्डर चालू किया। विवियन की कांपती और कमज़ोर आवाज़ गूंजी, वाड़ी, वाड़ी निर्दोष, उसे बचाओ। वो उसे समीर ने। आवाज़ वही टूट गई। वीरांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान सुन्न हो गए। समीर? समीर तो विवियन का सबसे अच्छा दोस्त था। और वाड़ी? विवियन ने उसे बचाने के लिए कहा। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों की तस्वीरें बिजली की तरह आ रहा था। वाड़ी का चीखना, उसका बार बार यह कहना कि मैं बेगुनाह हूँ, और फिर उसका बेबस जिस्म जो वीरांशु की नफरत के नीचे कुचला जा रहा था। मैंने क्या कर दिया? वीरांशु के हाथ कांपने लगे। उसने उस लड़की के साथ वह सब किया जिसकी सज़ा मौत से भी बदतर थी, जबकि वह तो उसके भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। हवेली का मंजर। इधर हवेली के उस अंधेरे कमरे में दवा का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वाड़ी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ आज़ाद हैं, पर उसके बदन पर नीले निशान और बिखरे हुए कपड़े उसकी हार की गवाह दे रहे थे। उसने खुद को कंबल में लपेटा और घसीटते हुए दीवार के कोने तक आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सर्द खामोशी थी जिस वाड़ी मल्होत्रा ने कभी झुकना नहीं सीखा था। आज उसकी आत्मा वो वीरान सिंघानिया ने छलनी कर दिया था। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो सामने वाले वॉल पर वीरांशु का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था, जिसे देखने के बाद उसकी आंख में एक नफरत की आग साफ दिख रही थी। उसने बिना सोचे समझे एक फ्लावर वास उस पोर्ट्रेट पर दे मारा, जिसे पोर्ट्रेट नीचे गिरा और उसके कुछ कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। उसने नीचे पड़ी एक बड़े से कांच के टुकड़े को उठाकर अपने कलाई पर रख दिया, और कुछ पल बाद ही फर्श पर खून के छींटे जा गिरे। तो वही वीरांशु के कानों में अभी भी डॉक्टर के रिकॉर्डर में दर्ज विवियन की वो कमजोर आवाज़ गूंज रही थी, वाड़ी निर्दोष है। हर बीतता सेकंड उसे एक अपराधी होने का एहसास दिला रहा था। उसने गाड़ी को हवा की रफ्तार से हवेली के गेट के अंदर घुसाया और टायर चीखते हुए रुक गए। वह सीढ़ियाँ फांदते हुए टॉप फ्लोर के उस कमरे की ओर भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे वाड़ी से माफ़ी मांगनी थी। उसे बताना था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। वाड़ी, देखो, मुझे सब पता चल गया है। मैं पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। सामने का नज़ारा देखकर वीरांशु की रूह कांप गई। कमरे के सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर लाल खून की एक लकीर धीरे धीरे फैल रही थी। बिस्तर के कोने में वाड़ी जमीन पर ढह चुकी थी। उसका एक हाथ फर्श पर पड़ा था और उसकी कलाई से खून का फव्वारा निकल रहा था। पास ही कांच का एक नुकीला टुकड़ा पड़ा था, जो शायद उसका ही पोर्ट्रेट का था। वाड़ी! वीरांशु एक भयानक चीख के साथ उसकी ओर लपका। उसने झटके से वाड़ी को अपनी बाहों में उठाया। उसका गोरा शरीर खून के कारण और भी सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थी, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वीरांशु की आवाज़ फटने लगी थी।
उसने अपनी शर्ट फाड़ी और पागलों की तरह उसकी कलाई पर कसकर बांधने लगा ताकि खून रुक सके। वाड़ी, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। वाड़ी के सूखे होठों पर एक दर्द भरी और फीकी मुस्कान आई। उसने बहुत ही कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सिंगानिया खानदान में फैसले होते हैं ना। देखो मैंने भी फैसला कर दिया। तुमने मेरी रूह को छुआ था, मैंने जिस्म ही खत्म कर दिया। चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वीरांश की आंखों से आंसू गिरकर वाड़ी के खून से सने चेहरे पर पड़ रहे थे। वह पत्थर दिल इंसान जिसने परसों से रोना नहीं सीखा था, आज एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। उसने उसे बाहों में जकड़ा और पागलों की तरह नीचे की ओर भागा। गाड़ी निकालो, वह चिल्लाया। पूरी हवेली की नौकर सहम गए। वीरांशु ने वाड़ी को कार की पिछली सीट पर अपने सीने से सटाकर रखा था। वह बार बार उसके चेहरे को थपथपा रहा था। वाड़ी, होश में रहो, तुम्हें विवियन के लिए जीना होगा। उसने तुम्हें याद किया है, वह ठीक हो रहा है। वाड़ी, पर वाड़ी का सिर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी सांसें बेहद धीमी हो चुकी थी। वीरांशु ने अपनी नफरत में उसे जो सजा दी थी उसका बोझ शायद वह उठा लेता, लेकिन वाड़ी ने जो सजा खुद को दी थी उसने वीरांशु को जीते जी मार दिया था। उसे अपने उस सांप वाले टैटू और उन ऐस पर लगे निशानों से घृणा होने लगी, क्योंकि उन्हीं के साए में उसने एक मासूम को इस कदम तक पहुंचा था। अस्पताल पहुंचते ही वह स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू के बाहर रोक दिया। वीरांशु वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ वाड़ी के खून से रंगे थे। उसने उन्हीं हाथों को देखा और फिर दीवार पर दे मारा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं समीर को तो क्या, खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल का गलियारा वीरांशु की भारी सांसों और उसके जूतों की आवाज से गूंज रहा था। उसके हाथों और शर्ट पर वाड़ी का खून अब सूखकर गहरा लाल हो चुका था। वह आईसीयू के बाहर लगे कांच से उसे देख रहा था। मशीनों की पीप पीप की आवाज अब विवियन के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए बज रही थी जिसे उसने खुद मौत के मुंह में धकेला था। तभी विवियन के वार्ड से डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत थी। मिस्टर सिंघानिया, विवियन को पूरी तरह से होश आ गया है, वह आपसे बात करना चाहता है। वीरांशु भारी कदमों से अपने भाई के पास पहुंचा। विवियन ने जैसे ही अपने भाई को खून से लथपथ देखा वह घबरा गया। भाई, ये खून, वाड़ी ठीक तो है ना? विवियन की आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन वाड़ी के लिए उसके चेहरे पर परेशानी, चिंता साफ साफ देखा जा सकता था। वीरांशु की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने विवियन का हाथ पकड़ लिया। विवू, मुझे सब पता चल गया है। उस रात क्या हुआ था? विवियन की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। भाई, मैं गलत था। मैं जिसे अपना दोस्त समझता था वो एक आस्तीन का सांप निकला। विवियन की आवाज़ कांप रही थी। भाई, समीर, वह मुझसे चलता था। उस रात कॉलेज की पार्टी के बाद जब वाड़ी ने मुझे अकेले में समझाया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती पर मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती है, मैं टूट गया था और पहाड़ी के किनारे बैठा था। तभी समीर वहाँ आया। उसने मुझसे कहा कि अगर वाड़ी मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं होगी। उसने मुझे कहा कि मैं वाड़ी को ड्रग्स देकर उसके साथ रातें बिता लूं तो वाड़ी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन वह उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे थप्पड़ मारा। भाई, हमारी लड़ाई हुई। वीरांशु की मुट्ठियां भींच गई। उसके चेहरे की नसें गुस्से में तन गई। विवियन ने आगे बताया, जैसे ही मैं पलटा
समीर ने पीछे से एक भारी पत्थर मेरे सिर पर दे मारा। मुझे धुंधला याद है, मैं बेदम पड़ा था और उसने मुझे मेरी ही कार की पिछली सीट पर घसीट कर डाला और कार को सीधा खाई की तरफ धक्का दे दिया। उसे लगा मैं मर चुका हूँ, पर वाड़ी वाड़ी वहाँ थी ही नहीं भाई। उसने तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया था। वीरांशु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर गर्म लोहा उतार दिया हो। उसके पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गए। वो गिरता इससे पहले खुद को संभाल लिया। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके शरीर से उसकी आत्मा को ही निकाल दिया हो। जिस समीर ने विवियन के एक्सीडेंट की खबर उसे दी थी, जिसने वाड़ी के खिलाफ उसके कान भरे थे, वही असली गुनाहगार था। वीरांशु बिना कुछ बोले वार्ड से बाहर निकल गया। उसके चलने की आहट से अस्पताल का स्टाफ कांप उठा। उसने फ़ोन निकाला और सिर्फ एक ही शब्द कहा, समीर। 1 घंटे के अंदर समीर वीरांशु की उसी हवेली के तहखाने में था जहां कभी वह वाड़ी को लाया था। समीर रस्सी से बंधा हुआ था और डर से थर थर काँप रहा था। जैसे ही वीरांशु ने अंदर कदम रखा, समीर गिड़गिड़ाने लगा, वीरांशु भाई, वो विपिन। उसने गलत समझा होगा। ताक। वीरांशु ने एक जोरदार लात समीर के सीने पर मारी। समीर कुर्सी समेत पीछे जा गिरा। वीरांशु ने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। तूने मेरे भाई को पत्थर से मारा, तूने उसे खाई में फेंका। वीरांशु की आवाज़ धीमी थी, पर उसमें मौत का सन्नाटा था। और तूने उस मासूम लड़की का नाम इस्तेमाल किया ताकि मैं खुद अपने हाथों से उसे तबाह कर दूं। वीरांशु ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। तूने पत्थर का इस्तेमाल किया था ना? अब मैं तुझे बताऊंगा कि जब हड्डियां टूटती है तो कैसी आवाज़ें आती है। अगले आधे घंटे तक तहखाने से समीर की ऐसी चीखें निकली जिसे सुनकर परिंदे भी उड़ गए। वीरांशु ने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि मौत समीर के लिए बहुत छोटी सजा थी। उसने समीर के दोनों पैर इस तरह कुचल दिए कि वह कभी खड़ा न हो सके। समीर को उसी अधमरी हालत में रखकर वीरांशु वापस अस्पताल पहुंचा। वह वाड़ी के वार्ड के बाहर खड़ा था। अंदर वाड़ी होश में आ चुकी थी। उसकी कलाई पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी और वाड़ी खिड़की के बाहर शून्य में देख रही थी। वीरांशु अंदर गया और उसके पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। वह इंसान जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन कांपते थे, आज वो खुद ही टूट चुका था। वाड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा। वाड़ी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या अब भी कोई सजा बाकी है? वीरांशु सिंघानिया। समीर ने और क्या झूठ बोला है? वीरांशु की आंखों से आंसू टपक कर वाड़ी के हाथ पर गिरे। समीर खत्म हो गया वाड़ी। विवियन ने सब बता दिया है मुझे। मैं एक जानवर हूँ। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे वो जख्म दिए जिन्हें मैं कभी भर नहीं पाऊंगा। वाड़ी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में नफरत भी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। वाड़ी ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, तुमने मुझे दवा दी, तुमने मुझे बांधा, तुमने मेरी रूह को नीला कर दिया, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें किसी और पर भरोसा था। प्यार और नफरत में एक बहुत पतली लकीर होती है वीरांशु। तुमने उसे पार कर दिया। उसने अपनी कलाई की पट्टी की तरफ इशारा किया। ये निशान मुझे ताउम्र याद दिलाएंगे कि सिंघानिया खानदान के फैसले कैसे होते हैं। मुझे अब शांति चाहिए, मुझे जाने दो। वीरांशु ने अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकती हो, पर इस प्रायश्चित की आग में मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे अलावा रह नहीं पाऊंगा। यह कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। जो इंसान कभी रोता नहीं था बल्कि रुलाता था, आज वो खुद रो रहा था। किस्मत भी क्या अनोखी चीज होती है।
न अस्पताल के कमरे में सुबह की ताजी धूप खिड़की से छनकर आ रही थी। वाड़ी अभी उसी बिस्तर पर लेटी थी, पर आज उसके चेहरे पर वो खौफ नहीं था जो वीरांशु को देखकर आता था। उसके पास ही व्हील चेयर पर विवियन बैठा था। विवियन का होश आने के बाद ही वो नर्स से कहकर वाड़ी के रूम में आ गया था, क्योंकि उसे वाड़ी की चिंता जो थी। विवियन ने धीरे से वाड़ी का हाथ अपने हाथों में लिया। वाड़ी ने इस बार अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसके लिए विवियन वही पुराना सीनियर और दोस्त था जो हमेशा उसका भला चाहता था। विवियन धीमी मगर शांत आवाज में कहा, वाड़ी, मुझे पता है भाई ने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर क्या क्या तुम मेरी खातिर खुद को और दुख देना बंद करोगी? तुम जानती हो ना, तुम्हारी एक सिसकी मेरे दिल को कितना चीर देती है। वाड़ी की आंखों में नमी आ गई। उसने विवियन की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान दी और अटकती हुई आवाज में बोली, विवियन, तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों हो? काश तुम्हारे भाई में तुम्हारी अच्छाई का एक हिस्सा भी होता। विवियन थोड़ा मुस्कुराया और वाड़ी के बिखरे बालों को प्यार से कान के पीछे किया। वो बचपन से ऐसे ही रह रहे हैं। वाड़ी, दुनिया की गंदगी ने उन्हें पत्थर बना दिया, पर यकीन मानो मैंने उन्हें पहली बार किसी के लिए रोते देखा है। कमरे के बाहर दरवाजे के कांच से वीरांशु यह सब देख रहा था। विवियन का वाड़ी के बालों को छूना, वाड़ी का उसे देखकर मुस्कुराना, यह सब वीरांशु के सीने में सुइयां चुभो रहा था। वह अंदर जाना चाहता था, वाड़ी को अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर वह जानता था कि उसके हाथ अभी भी वाड़ी के लिए खूनी और गुनहगार हैं। उसने देखा कि विवियन ने झुककर वाड़ी के माथे पर एक छोटा सा चूम लिया। वाड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे उस स्पर्श से सुकून मिल रहा हो। वीरांशु की मुट्ठियां भींच गईं। दीवार पर उसका हाथ इतनी जोर से पड़ा कि वहां पर दरार आ गई। वह वहां से तेज कदमों से हट गया। उसे जलन हो रही थी अपने ही भाई से। डॉक्टरों की सलाह पर वाड़ी को सिंघानिया हवेली में वापस लाया गया, क्योंकि वहाँ विवियन की देखभाल के लिए सारी सुविधाएं थी। वाड़ी ने जाने से मना किया था, पर विवियन की कस्मों के आगे वह हार गई। हवेली में अब माहौल बदल चुका था। वहाँ पर पहले सिर्फ खामोशी थी, पर वहाँ पर अब खिलखिलाते हंसी आंखों आवाज आ रही थी। विवियन और वाड़ी दोनों एक साथ काफी खुश थे। विवियन अपना ज्यादातर समय वाड़ी के कमरे में बिताता। वे घंटों पुरानी कॉलेज की बातें करते हंसते। विवियन उसे पेंटिंग करने के लिए प्रेरित करता ताकि वह अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। वीरांशु अक्सर दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें ही साथ देखता। वह वाड़ी के लिए उसके पसंदीदा फूल लाता, कीमती तोहफे लाता, पर कभी सामने नहीं आता और तोहफे चुपके से मेज पर रख देता, क्योंकि वह जहाँ भी वाड़ी के पास नहीं जा सकता था। वह नहीं चाहता था कि वाड़ी उसे देखकर कोई भी रिएक्ट करे। एक शाम विवियन वाड़ी को गार्डन में घुमाने ले गया। वाड़ी ने लाल रंग का सादा सूट पहना था और वह बहुत मासूम लग रही थी। विवियन ने उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि वह लड़खड़ा न जाए। विवियन ने कहा, वाड़ी, देखो वो जुगनू बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अंधेरे में भी चमकना जानते हैं। वाड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वीरांशु बालकनी से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाया, मैं तुम्हें वो हंसी देना चाहता था वाड़ी, पर मैं तुम्हें सिर्फ घाव दे सका। विवियन तुम्हें वो सब दे रहा है जिसका मैं हकदार होना चाहता था। ये कहते कहते वीरांशु का गला भारी हो गया और वो जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसने देखा विपिन को अचानक चक्कर आ गया और वह वाड़ी के ऊपर ही गिरने लगा। वाड़ी ने उसे संभालने की कोशिश की
और दोनों घास पर गिर पड़े। विवियन का चेहरा वाड़ी के बहुत करीब था। ठीक उसी वक्त वीरांशु वहां पहुंच गया। उसने विवियन को झटके से उठाया और वाड़ी की तरफ गुस्से और जलन भरी नजरों से देखा। वीरांशु गुस्से से कहा, क्या चल रहा है यह सब? विवियन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, वाड़ी खड़ी होते हुए कही। वह गिर रहा था वीरांशु, तुम हर चीज को अपनी गंदी नजर से देखना बंद क्यों नहीं करते? वीरांशु दहाड़ते हुए अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में करते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, गंदी नजर? मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे भाई के कितना करीब जा रही हो। याद रखना वाड़ी, तुम दुनिया की नजरों में मर चुकी हो, पर मेरे लिए तुम अब भी मेरी कैद में हो। विवियन ने बीच में आकर वीरांशु का हाथ पकड़ा। भाई बस कीजिए, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। वाड़ी मेरी दोस्त है और आप अगर उसे प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी गरिमा का अपमान तो मत कीजिए। ये कहने के बाद विवियन वाड़ी को मेंशन के अंदर लेकर चला गया और वीरांशु वहां पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा ही रह गया। वीरांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्या वह वाड़ी को खोने से डर से चिल्ला रहा है या उसे विवियन के साथ देखकर जलन हो रही है? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वाड़ी ने कुछ दिनों से बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वीरांशु या नहीं जा रहा था। वीरांशु के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। उसे डर था कि अगर वाड़ी एक बार उसकी आंखों से ओझल हुई तो वह उसे कभी वापस नहीं पा सकेगा। इसीलिए वह किसी भी हालत में वाड़ी को वापस नहीं जाने दे रहा था। वीरांशु ने दहाड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। उस घर में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन वाड़ी की आंखों में जमी बर्फ ने उसे डरा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया वीरांशु, कम से कम मेरा घर तुम मत छीनो, या फिर अपनी वो अधूरी रात पूरी करना चाहते हो? वीरांशु यह सुनने के बाद खुद को और रोक नहीं पाया। इतने दिनों से जो जज्बात और गुस्सा अपने अंदर रखा था वो फूट पड़ा वाड़ी के ऊपर। वाड़ी कहकर जोर से दहाड़ा और अपने हाथ से वाड़ी को थप्पड़ मारने ही जा रहा था कि अपने हाथ को खुद ही बीच में रोक दिया। अचानक वीरांशु खामोश हो गया क्योंकि सामने विवियन खड़ा था और उधर वाड़ी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने विवियन को देखते ही उसके पास चली गई, उसे जोर से हक कर लिया। बहुत डर के मारे कांप रही थी। अंत में विवियन ने हस्तक्षेप किया क्योंकि वह भी वाड़ी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसको बस वाड़ी की चिंता थी। भाई इसे जाने दीजिए, इसे शायद अपनों के बीच रहकर इसके जख्म भर जाए। वीरांशु को यह बात न चाहते हुए भी भारी मन से मानना पड़ा, पर उसने अपनी गाड़ियां और आदमी को सीक्रेट तरीके से विवियन के पीछे लगा दिए क्योंकि उसका दिल जो नहीं मान रहा था। कुछ देर बाद मल्होत्रा मेंशन के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसे गाड़ी के अंदर विवियन और वाड़ी मौजूद थे। विवियन जब वाड़ी को लेकर उसके घर पहुंचा तो वाड़ी का दिल जोरों से धड़क रहा था। विवियन गाड़ी के पीछे जाने के लिए मुड़ा कि वाड़ी ने उसे बाहर ही रोक दिया और कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि घर में और कुछ हंगामा हो। उसके बाद सुनने के बाद विवियन भी न चाहते हुए वहीं पर रुका। न जाने क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था, पर फिर भी यह सोचकर उसने कुछ पल रुकने का डिसीजन लिया। उसे लगा कि माँ उसे गले लगा लेगी, पिता उसकी सलामती की दुआ करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। वाड़ी की माँ ने उसे गले लगाने के बजाय
2 कदम पीछे हटकर देखा। उसके पिता मिस्टर मल्होत्रा, जो शहर के रईस और इज्जतदार इंसान थे, उनकी आंखों में ममता नहीं बल्कि नफरत की आग थी। पिता ने उसे अपने कड़क आवाज में पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? हम तो मोहल्ले में तुम्हारी 13वीं की दावत देने की तैयारी कर रहे थे। वाड़ी अपने आंसू पोंछते हुए और कांपते हुए कहा, पापा, मैं मुझे किडनैप किया गया था। मैं किसी मुसीबत में थी। उसका भाई अपने तंज कसते हुए कहा, मुसीबत या अय्याशी? 4 दिन तक शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर सांगा के साथ गायब रही और अब कहती हो मुसीबत थी? पूरा शहर थू थू कर रहा है कि मल्होत्रा की बेटी अपना मुंह काला करके आई है। वाड़ी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी माँ ने भी उससे अपना पल्ला छाट लिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई वाड़ी। अब तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी छोटी बहन से कौन शादी करेगा? बेहतर होगा तुम जहाँ से आई हो वहीं पर मर जाती। वाड़ी की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के कतरे गिर रहे थे। जिस परिवार के लिए उसने अपनी वर्दी का सपना त्यागा, आज उसी परिवार ने उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। क्या यह उसी का परिवार था जो उसे कभी इतना प्यार करता था, या कोई दिखावा था जो उसे कभी समझ ही नहीं पाई? वाड़ी बिना कुछ बोले पागलों की तरह घर से बाहर निकल गई। विवियन, जो बाहर कार के पास ही खड़ा था, उसने वाड़ी के चेहरे को हैरानी से देखा और उसे रोकने की कोशिश की, पर वाड़ी ने उसे धक्का दे दिया और बीच सड़क पर चलने लगी। रात का वक्त था। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। वाड़ी के कान सुन्न थे। उसे अपने पिता के शब्द और वीरांशु की दरिंदगी बार बार सुनाई दे रही थी। उसने सड़क के बीचों बीच चलना शुरू कर दिया। उसे न गाड़ियों की हेडलाइट दिख रही थी, न ही हॉर्न सुनाई दे रहे थे। वह बस खत्म हो जाना चाहती थी। क्यों बचाया मुझे वीरांशु? क्यों नहीं मरने दिया? वह बुदबुदाई। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ा। ट्रक का हॉर्न चीख रहा था, पर वाड़ी वहीं रुक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वह मौत का स्वागत करने के लिए तैयार थी। वाड़ी! एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी। ट्रक के टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले विवियन ने हवा की रफ्तार से दौड़कर वाड़ी की कमर को जकड़ा और उसे दूसरी तरफ खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे फुटपाथ पर जा गिरे। वाड़ी विवियन की बाहों में थी। वह जोर जोर से सिसक रही थी। विवियन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। विवियन अपनी चिंता भरी स्वर में कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या साबित करना चाहती हो? अगर उन लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया तो क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं? वाड़ी ने विवियन का कॉलर पकड़कर चीखते हुए कहा, कहाँ जाऊं मैं विवियन? मेरा कोई घर नहीं है, ना ही कोई अब मेरा इस दुनिया में बचा है। मैं एक गैंगस्टर की नफरत और एक परिवार की नफरत के बीच फंस गई हूँ। विवियन ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत ही कोमलता से कहा, मैं हूं न वाड़ी तुम्हारे लिए, और मेरा घर भी है। मेरे भाई की नफरत को तुम भूल जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा, जिस खुशी का तुम हकदार हो। तुम मेरे साथ चलोगी ना, हमेशा के लिए? वाड़ी बस अपने आंसू भरी आंखों से विवियन को देख रही थी। दूर खड़ी एक काली कार के अंदर बैठा वीरांशु यह सब देख रहा था। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके नाखून मांस में धंस गए। उसे खुशी थी कि वाड़ी बच गई ट्रक से, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। मल्होत्रा फैमिली के ऊपर कैसे वो लोग वाड़ी को इतना सब कह सकते हैं? तभी उसने अपने सामने देखा। वहाँ का मंजर देख उसका दिल चल उठा, जहाँ पर वाड़ी विवियन की बाहों में सुकून की तलाश रही थी और विवियन भी उसे अपनी बाहों में भर रखा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।